हमने कानून बनाया है, हम ये नहीं कह सकते कि ये लॉ हमने ये पर्टिकुलर लॉ इस पर्टिकुलर बंदे के लिए है। लॉ का मतलब है इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस सोसाइटी। किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर ये चीज इम्प्लीमेंटेड होगी। ये रूल ऑफ कंडक्ट जो है किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। अब ये रूल्स, ये लॉ बनाएगा कौन? किसने बनाए हैं? कौन बनाएगा? फॉर अस इट इज द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कौन रूल ऑफ कंडक्ट बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। किसके लिए बनाएगी? ये सोसाइटी के लिए बनाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट भी मैम आर यू आपकी हेयरिंग? मैम आपकी आवाज़ फिर दोबारा से कट गई है। दोबारा रिकॉर्डिंग अब आ रही है ये तो। जी मैम अभी क्लियर है, थोड़ा सा कट कट के आती है। अच्छा, वो असल में नेटवर्क का सारी जगह मसला है ना, वो शायद इस वजह से। अच्छा, मैं एक और चीज ट्राई करती हूँ, होपफुली ये शायद काम करे। लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। अच्छा, सो हम डिस्कस कर रहे थे लॉ। तो लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट और अ सोसाइटी फॉर अ सर्टेन टेरिटरी। तो लॉ के लिए कोई टेरिटरी का भी होना जरूरी है। नेक्स्ट, law refers to a system of rules that regulates the conduct of a community and is often enforced by a controlling authority through penalties. अब इसमें सेकंड में क्या आ गया? सेम यही चीज है, डिफरेंट डेफिनेशंस है लॉ की। जो मेन पर्पस होता है लॉ का वो होता है कि देयर शुड बी अ कम्युनिटी ऑन विच द लॉ इज इम्प्लीमेंटेड and there should be some authority who will implement the law, and there should be a territory on which that law is implemented. तो हमारे लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं लॉ के लिए। एक, कम्युनिटी जिसके ऊपर लॉ इम्प्लीमेंट होगा। सेकेंडली, कोई भी अथॉरिटी जो इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी। एंड लास्टली, देयर शुड बी सम टेरिटरी, देयर शुड बी सम स्पेसिफिक प्लेस। अब हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका के बनाए हुए कानून जो है वो हमारे पाकिस्तान में भी एज इट इज लागू होंगे, या पेशावर ये हमारे केपीके के जो हमने अपने लिए एनवायरमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज बनाए हैं वो सेम वही पंजाब में भी इम्प्लीमेंटिंग नहीं हो सकता। जो भी लॉ होता है उसकी कोई स्पेसिफिक टेरिटरी होती है। अब हम आते हैं फर्दर इसकी तरफ। आई होपफुली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ। अब हम सेकंड उस नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। टाइप्स ऑफ लॉ, कितने टाइप्स ऑफ लॉज हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। मोस्ट ऑफ अस नो दैट कुछ लॉ सिविल सिविल होते हैं और कुछ क्रिमिनल होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज सिविल लॉ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिविल लॉ। हम किस चीज को कहेंगे सिविल लॉ? To resolve disputes between individuals, organizations, or between individuals and organizations. The aim is to provide remedies for wrongs or damages that do not involve criminal conduct. सबसे इंपॉर्टेंट बात सिविल लॉ की ये है कि ये किसी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइज, इसका पर्पस होता है कि जो भी डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन अराइज करें उसको ये सेटल करती है, या इंडिविजुअल और बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस कुछ भी जो होते हैं आते हैं डिस्प्यूट्स आते हैं उसको ये रिजॉल्व करते हैं। द एम इज टू प्रोवाइड रेमेडीज फॉर रॉन्ग्स और डैमेजेस दैट डू नॉट इन्वॉल्व क्रिमिनल कंडक्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट सिविल लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी क्रिमिनल कंडक्ट के ऊपर हमारे सिविल लॉ इंप्लीमेंट नहीं होंगे। यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर आर मेनी दोज थिंग्स इन which is also a criminal wrong as well as a civil wrong, like negligence. Negligence is a civil wrong as well as criminal wrong. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो बोथ आपके सिविल रॉन्ग्स में भी आती हैं और आपके क्रिमिनल लॉज रॉन्ग्स में भी आती हैं। नाउ व्हाट इज द फोकस ऑफ सिविल लॉ? Issues such as contracts, properties, family matters, and personal injuries. Civil cases usually involve
claims for compensation or specific performance rather than punishment. सिविल लॉ का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये that there is no physical punishment. सिविल लॉज में हम फिजिकल पनिश नहीं करते. सिविल लॉ की पनिशमेंट जो होती है वो यूजुअली इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन होती है या कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूरत में होती है. Now, what are the parties in civil law? In civil law, the person or entities bring the case is the plaintiff or complainant, and the person or entity being sued is the defendant or respondent. ये दो टर्म्स हम यूज करते हैं. प्लांटिफ, जहां भी प्लांटिफ का नाम आता है उसका ये मतलब है कि ये कहीं ना कहीं जहां हम कहेंगे नहीं ही इज द प्लांटिफ, तो प्लांटिफ का हमारा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इसने सिविल सूट किया हुआ है. जहां पे आता है हमारे लिए वर्ड डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट, वहां पे ये आता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई सिविल केस इंप्लीमेंट हुआ है, कोई सिविल केस इस पे किया गया है कि तभी इसको डिफेंडेंट कहा जा रहा है या इसको रिस्पोंडेंट कहा जा रहा है. नाउ, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ सिविल लॉ? Typically involves remedies such as monetary compensation, restitution, or injunctions. Now, what is injunction? Injunctions are the court orders to do or refrain from doing something. As I've said, that in particular civil laws, there is no punishment. हम पनिशमेंट को एज ए फिजिकल पनिशमेंट नहीं होती. यहाँ पे सिविल लॉज में हमारे पास फिजिकल पनिशमेंट नहीं होती. इसमें रेस्टिट्यूशन की फॉर्म में होती है, पनिशमेंट रेस्टिट्यूशन की फॉर्म में होती है, या कंपनसेशन की फॉर्म में होती है, या इंजंक्शंस की फॉर्म में होती है. इंजंक्शंस का मतलब है टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. फॉर एग्जांपल, कोई भी क्रिमिनल एनवायरमेंटल लॉ कमिट हो रहा है तो हम किसी भी, फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री एनवायरमेंटल लॉ को वायलेट कर रही है तो हम उस इंडस्ट्री को कह सकते हैं टू डू समथिंग और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. फॉर एग्जांपल कि आप ये पर्टिकुलर काम करो, फॉर एग्जांपल फिल्टर्स लगा लो, फॉर एग्जांपल कोई और जो हेजिडियस वेस्ट है उसकी डंपिंग के लिए कोई आप उसका प्रोसीजर अडॉप्ट कर लो, टू डू समथिंग और फ्रॉम रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. नाउ, व्हाट इज क्रिमिनल लॉ? ये मैं आप लोगों को बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ that when we will discuss environmental law, then you should know that whether it is a criminal law or a civil law. हमें ये बिल्कुल जब हमारे दिमागों में ये पहले बिल्कुल बाउंड्री क्लियर हो जाएगी कि सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है. क्यों? these two are the main cores of laws. जो लॉ के जो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जो आती हैं ब्रांचेस, वो सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है. हमारे जितने भी लॉज कहीं भी इंप्लीमेंट होते हैं या वो सिविल लॉज होते हैं या वो क्रिमिनल लॉज होते हैं. तो अब हम now we will discuss the criminal law. That what are criminal law? The purpose of criminal law is to address actions that are considered offenses against society or a state. हमने सिविल लॉ में पढ़ा था, सिविल लॉ में हमने देखा था that these are the disputes between individuals and organization. On the other hand, criminal law is considered to be offenses against the society or a state. कोई भी काम जो हम स्टेट के अगेंस्ट तस्वुर करेंगे उसे हम क्रिमिनल लॉ कहेंगे. द एम इज टू पनिश एंड रिहेबिलिटेट ऑफेंडर्स, डेटर क्रिमिनल बिहेवियर एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक. पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए होता है ये. क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल क्राइम्स आर मोर सीरियस क्राइम्स देन द सिविल लॉज. सिविल क्राइम, सिविल के जो भी वायलेशंस हैं वो उसको इतना ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इतनी सवेयर कंसिडर नहीं करते एज कंपेयर टू क्रिमिनल लॉज. क्रिमिनल लॉ जो है वो बहुत सवेयर टाइप की क्राइम्स होते हैं, बहुत सवेयर टाइप के ऑफेंसेस होते हैं कि जो आपकी सोसाइटी को एज वेल एज आपकी स्टेट को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इसमें पनिशमेंट भी सवेयर होती है. if the offenses are severe, then the punishment will also be severe. Now, what is the focus of the criminal law? The focus of criminal law is to conduct that it deemed harmful or dangerous to the society, such as theft, assault, and murder. Criminal cases involve
prosecution by the state and penalties such as fines, imprisonment और community services. अब ये हमें पता चल गया कि क्रिमिनल लॉ का जो फोकस है, क्रिमिनल लॉ का फोकस है पेनल्टी देना, पनिश करना, इम्प्रिजन करना, फाइन करना, कोई भी कम्युनिटी सर्विसेज, उसके लिए कोई भी हम उसको कह सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलरली कम्युनिटी सर्विस आप करें. अभी थोड़ी देर में जिस वक्त हम एनवायरमेंटल लॉ देखेंगे तो उसमें भी आप लोग देख पाएंगे कि कम्युनिटी, हम कितनी दफा ये कह सकते हैं कि हम जो आपके ऑफेंडर्स होते हैं उनको कोई ऐसी पनिशमेंट दे देते हैं कि जो आपकी कम्युनिटी सर्विस के जुमरे में आती है. सो now the parties in civil laws, the case is brought by the state or government prosecutor against an individual or entity accused or committing a crime. अब इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके देखें, हमने बहुत ही जबरदस्त बात यहाँ पे हमने डिस्कस की है, वो ये, या डिस्कस करने लगे हैं वो ये कि क्रिमिनल लॉ में जो पार्टी होती है वो स्टेट या गवर्नमेंट पार्टी होती है. ऑन द अदर हैंड जो सिविल लॉ में पार्टीज हैं वो आपके इंडिविजुअल पार्टी होती है. किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो वो हम ये कंसिडर नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि इसके जो लीगल हेयर्स हैं वो पार्टी हैं. वो क्राइम, किसी का भी मर्डर का क्राइम इसी तरह तस्वुर होगा that he has committed that particular crime towards the state, towards the government. यहाँ पे जो पार्टी है वो स्टेट पार्टी होती है. किसी ने कोई भी कोई भी क्राइम किया तो होता है हुकूमत, ये बनाम हुकूमत, उसका जो केस है वो हुकूमत के खिलाफ चलता है. हुकूमत उसको प्रोसिक्यूट करती है, हुकूमत उसको लुक आफ्टर करती है अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और एंटिटी एक्यूज और कमिटिंग अ क्राइम. वो हमारा जो एक्यूज होता है, जो हमारा जिस पर्सन को हम सिविल लॉ में डिफेंडेंट कहते हैं, यहाँ भी डिफेंडेंट है लेकिन हम यहाँ पे उसको कहते हैं अक्यूज्ड. यहाँ पे वर्ड, हम उसके लिए पर्टिकुलरली वर्ड एक्यूज यूज किया जाता है. हम ये सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट अभी आने ही टाइम में हम ये डिस्कस करेंगे कि वेदर एनवायरमेंटल लॉ इज अ क्रिमिनल लॉ और अ सिविल लॉ. सबसे पहले हमें ये पता चल जाए, क्लियर हो जाए कि सिविल लॉ क्या है और क्रिमिनल लॉ क्या है, तो उसके बाद हम ये उसको डिस्कस कर पाएंगे. नाउ व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ सिविल लॉ? The outcomes of civil law can result in penalties such as imprisonment, prohibition, fines, or community service. The focus is on punishing the offender and protecting the society. जो main focus होता है आपका criminal law में वो होता है कि offender को आप punish करें. अब देखें कि जो हमारी law है वो words की game है. जो वर्ड चेंज होता है उसके पूरे मीनिंग जो है हमारे लिए चेंज हो जाते हैं. इतनी अभी हमने थोड़ी देर पहले जिस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे पार्टीज, क्रिमिनल लॉ की पार्टीज डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हमने वर्ड यूज किया अक्यूज्ड. अक्यूज्ड यूज किया. जो ही हमने उसकी पनिशमेंट में आए, इसका मतलब है उस अक्यूज के ऊपर वो सारी जो भी एलिगेशंस थी वो पूरी हो गई हैं. नाउ ही इज एन ऑफेंडर. मुलजिम और मुजरिम का ही जो फर्क है, मुलजिम जो होता है कि जिस पे इल्जाम होता है, जो कि अक्यूज है वो मुलजिम है. और जिस वक्त वो उसके ऊपर पूरा हो जाता है, जो उसके ऊपर केस जो है वो साबित हो जाता है, देन ही विल बिकम एन ऑफेंडर. वो फिर मुजरिम हो जाता है. तो हम ये सारे नाम जो है ये साथ लेकर चलते हैं. अक्यूज इज मुलजिम एंड ऑफेंडर इज मुजरिम, जिसके ऊपर केस साबित हो जाता है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिसके लिए हम यहाँ पे हमारी मीटिंग हुई है, that what is an environmental law? Environmental law can be classified as both civil and criminal depending on the nature of the violation and the associated penalties. बड़ा मजे की बात है कि environmental law क्या है. environmental law both civil और criminal law है. उसमें कुछ लॉज ऐसे हैं कि जो सिविल लॉ के जुमरे में आते हैं, कुछ लॉज ऐसे हैं कि जो क्रिमिनल लॉ के जुमरे में आते हैं. और इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वायलेशन
कि किस तरीके की चीज को वायलेट किया जा रहा है, क्या चीज वायलेट हो रही है, एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड टू द पेनल्टीज कि इस वायलेशन की पर्टिकुलरली सजा क्या है। आया वो फाइन है, आया वो इम्प्रिजनमेंट है, आया वो इंजेक्शन है, आया वो क्या क्या बात है, या उसका आउटकम क्या है, उसको हम किस तरीके से एंड पे कैसे ले जाएंगे। सो एनवायरमेंटल लॉ इज बोथ सिविल लॉ एज वेल एज क्रिमिनल लॉ। नाउ एनवायरमेंटल लॉ एज सिविल लॉ हम अब देखते हैं। आई होपफुली यू आर गेटिंग मी। Hopefully you are getting me. We will take the questions at the end. और अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ आएगा, we will discuss it again. Now, environmental law as a civil law. हम क्या कहेंगे इन्वायरमेंटल, अभी तो हमने इतनी लंबी चौड़ी बहस पिछले 10-15 मिनट से कर रहे हैं कि सिविल लॉ अलग चीजें हैं, क्रिमिनल लॉ अलग चीजें हैं। अब हम कह रहे हैं कि दोनों सिविल लॉ को और क्रिमिनल लॉ को हमने इन्वायरमेंटल लॉज में इकट्ठा कर दिया है। तो हम किस वक्त कहें, व्हेन वी विल से दैट दिस पर्टिकुलर लॉ इज अ सिविल लॉ, दिस particularly environmental law is a civil law. Civil law, these laws typically deal with issues like regulatory compliance and damage control. They often involve regulation and standards, setting rules for environmental protection, such as emissions limit or waste disposal procedures, permitting requiring business to obtain permits for activities that may impact the environment. Enforcement action: if a company or individual violates environmental regulations, they might face fine or be required to make the wrong as corrected or corrective actions. Civil suits: parties affecting the environmental harm, like local communities or environmental organization, can sue for damages or seek injunctions. अब इन्वायरमेंटल लॉ कैसे है, सिविल लॉ कैसे है? सबसे पहले सिविल लॉ इस तरीके से है दैट इट डील्स विद द रेगुलेटरी ऑफ कंप्लायंस और डैमेज कंट्रोल। कोई भी जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए इन्वायरमेंटल लॉ इस तरीके से डील करेगा कि जैसे वो सिविल है, सिविल लॉ है। सेम इज सच एज एमिनेशन लिमिट्स और वेस्ट डिस्पोजल प्रोसीजर। वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, it is a civil law के जुमरे में आ जाएगा। Now it also permits obtain permits for activities that may impact the environment. जो भी हमारा, अच्छा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, एनवायरमेंटल लॉ उस वक्त सिविल लॉ होता है कि जो छोटा मोटा एनवायरमेंटल वायलेशन है, इट कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ सिविल लॉ। इसकी जैसे हम इतनी देर से बहस करते हुए आ रहे हैं कि इसकी पेनल्टीज कैसे होंगे, इसकी पेनल्टीज बहुत सवेयर पेनल्टीज नहीं होती, इसमें इंजंक्शंस होती हैं। इंजंक्शंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, जैसे कि वेस्ट डिस्पोजल प्रोसीजर है। ठीक है, तो कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी हॉस्पिटल है जो गलत तरीके से वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो वो क्रिमिनल लॉ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसको एज इससे डील किया जाएगा कि जैसे वो सिविल लॉ, उसको प्रोसीजर बताया जाएगा टू अडॉप्ट सच पर्टिकुलर प्रोसीजर। और कोई भी वेस्ट, कोई भी अगर इंडस्ट्री इसी तरह वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर रही है, उसको प्रोसीजर बताया जाएगा, और टू रिफ्रेन इट फ्रॉम डूइंग समथिंग, सम पर्टिकुलर थिंग। प्रोसीजर के साथ साथ उसको उसको बताया जाएगा कि भाई इस तरीके से आप डिस्पोज ऑफ नहीं करें, ये प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट करें, दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड। नेक्स्ट उसकी जो है उसकी फाइन्स भी इन फॉर्म्स ऑफ, इसकी पेनल्टीज भी इन फॉर्म ऑफ फाइन्स होती है। हम किसी न उसको जो भी कोई अगर हॉस्पिटल या कोई भी और उसको वो कर रहा है, वायलेट कर रहा है लॉ को, तो हम उसको क्रिमिनली जो है उसको पेनल्टी नहीं दे सकते। नाउ environmental law as a criminal law, they involves more serious violation that are considered offenses against the society and the law. They include
intentional violation, deliberate actions that harm the environment, such as legal dumping of hazardous waste or falsifying environmental compliance report. अगर हम कहीं भी environmental compliance reports को गलत तरीके से पेश करते हैं तो वो आपका criminal wrong आ जाएगा. कोई भी illegal damage होता है due to hazardous waste, वो भी आपका criminal law के जुमरे में आएगा. In some cases, criminal charges may be brought if negligence result in significant environmental harm. Penalties. Criminal penalties can include fine and imprisonment for individuals or corporate executives found guilty of serious violations. The distinctions largely depend on whether the action is considered a regular infrastructure और a more severe offenses against public welfare. ठीक है, अगर थोड़ा बहुत wrong है तो वो आपके सिविल लॉ के जुमरे में आएगा. जो आपके severe offenses हैं और उससे पब्लिक वेलफेयर जो है वो डैमेज हो रही है, वो आपके क्रिमिनल उसमें आएंगे, क्रिमिनल wrongs में आ जाएंगे. Now now we will discuss those environmental law which are implemented in Pakistan. अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों अच्छा चलो first we will see the environmental law. What are the environmental law? Very first law is the Pakistan Environmental Protection Act 1997. Pakistan Environmental Protection Act 1997. The other is National Climate Change Policy 2012. Framework for implementation of climate change policy. Now, this policy is from 2014 to 2030. Pakistan Climate Change Act 2017. Nationally Determined Contribution NDCs. Provincial Environmental Protection Agencies. Renewable agency energy policies, disaster risk reduction and management frameworks, Pakistan Climate Change Act 2017, nationally determined contributions, provincial environmental protection act. Now, before the 18th amendment, hopefully your environmental law teacher will discuss this in detail. I will just give you a short introduction of these all laws. Now, before the 18, this thing is not included in the slides. Before the before 18th amendment, the word environment is dealt by the central government or by the federation. After the 18th amendment, this environment, this particular environment ministry, we should say environment ministry, or this department of environment is pushed towards the provinces. Now, 18th amendment से पहले जो आपके लॉस ड्राफ्ट किए जाते थे वो फेडरल की तरफ से आते थे. फेडरेशंस जो हैं वो एनवायरमेंटल लॉस जो है वो इम्प्लीमेंट करती थी, वही इन्फोर्स करती थी. आफ्टर द 18th amendment and abolishment of the concurrent list, I should not be using this particular word as we have not discussed it. After the removal of concurrent list, this environment is gone to the provinces. अब थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि मेरे मुंह से ये लफ्ज निकल चुका है और बिफोर इसके कि कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो और वो कंफ्यूज हो जाएं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की लिस्ट होती थी. एक होती थी फेडरल लिस्ट, एक होती थी कंकरेंट लिस्ट और एक होती थी रेजिडरी लिस्ट.
फेडरल लिस्ट वो होती थी, वो सारे डिपार्टमेंट्स होते थे, वो सारे वो सारी चीजें होती थी जिनके बारे में आपकी फेडरेशन लॉस बनाती थी। फिर जो सेकंड लिस्ट होती थी वो कंकरेंट लिस्ट होती थी, कि जिनके बारे में प्रोविंस और फेडरेशन दोनों लॉस बना सकते थे। और आखिर में जो रेजिडरी होती थी, रेजिडरी मतलब बचा कुचा जो कुछ भी इन दोनों लिस्ट से बच जाता था, वो आपकी प्रोविंस जो है वो उसके बारे में लेजिस्लेशन करती थी। अब आफ्टर इन 18th अमेंडमेंट, ये जो आपकी कंकरेंट लिस्ट थी उन्होंने ये अबॉलिश कर दी, ये खत्म हो गई, और इसकी जो भी सारी चीजें थी वो आपके प्रोविंसेस को मिल गई। सो बिफोर 18th अमेंडमेंट आपकी ये एनवायरनमेंट जो था वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट था। उसके बारे में बहुत कानून साजी कर सकते थे, आपकी फेडरेशन भी उसके बारे में कानून बना सकती थी, आपके प्रोविंसेस भी उसके बारे में कानून बना सकते थे। बट आफ्टर द अबॉलिशमेंट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, अब ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी एनवायरनमेंट की तरफ चली, ये सॉरी प्रोविंस की तरफ चली गई हैं। नाउ वी विल होपफुली इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टाइम हम ये भी डिस्कस करेंगे, इफ वी हैव द अपॉर्चुनिटी। नाउ we will discuss the Pakistan Environmental Protection Act. That what is a Environmental Protection Act? This is a primary legislative framework for environmental protection in Pakistan. It establishes the Pakistan Environmental Protection Council and the Pakistan Environmental Protection Agency, EPA. इसके थ्रू ही ये दोनों जो इस्टेब्लिश हुई हैं, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल और पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो आपकी इस एक्ट के नतीजे में बनी है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल पॉलिसीज, laws and regulations. Pakistan Environmental Protection Act 1997 addresses issues such as pollution control, environmental impact assessment, and the regulations of hazardous substances, all of which are relevant to climate change mitigations and adaptations. So environmental protection act जो है हमारे पाकिस्तान में, वो इज द प्राइमरी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है। यही वो पहली चीज है कि जिसके थ्रू हमारी जो भी एनवायरनमेंट की जितनी भी काउंसिल्स हैं, एजेंसीज हैं, इसके थ्रू वजूद में आई हैं। ये हमारा बहुत ही एक खूबसूरत ड्राफ्ट हुआ हुआ कानून है, विच रेगुलेट्स द हैजियस सब्सटेंसेस। और ये हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में, इट इज आल्सो रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। ये हमारा जो है वो मेन जो प्राइमरी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, वो है आपका पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद जो एक और हमारे पास एनवायरमेंट से रिलेटेड कानून है, वो है नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। National Climate Change Policy, NCCP 2012. The National Climate Change Policy is a key document that outlines Pakistan's strategy for addressing climate change. It provides a framework for integrating climate change, considers into national and sectorial development plans. The policy emphasizes adaptation measures given Pakistan vulnerability to climate impact, but also includes strategies and mitigations such as promoting renewable energy, improve energy efficiency, and reducing greenhouse gases emission. जो सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉ है पाकिस्तान में एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो है नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। National Climate Change Policy, as we have said, that it provides a framework for integrating climate changes consideration into national and sectorial development plans. सेकंड जो है वो हमारे पास आ गया नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। ये एक और जो है इम्पोर्टेंट लॉ है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एंड इट इज implemented in Pakistan and is implemented in 2012. Now, another law which is implemented in Pakistan is Framework for Implementation of Climate Change Policy. Now,
फर्स्ट वाला जो इससे पहले था वो था नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2012, और इसके बाद जो है वो हमारा आ गया फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2014 टू 2030। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है कि जिसका वो जो टाइम पीरियड है वो 2014 से 2030 तक है। दिस फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ roadmap for implementing the NCCP, National Climate Change Policy. It outlines specific actions, timelines, and responsibilities for federal and provincial government. ये federal और provincial government को ये सारी चीजें बताता है कि कौन कौन से आपने किस किस टाइम पे कौन कौन से एक्शंस आपने एनवायरनमेंट के या क्लाइमेट चेंज के जुमरे में ले लेने हैं। एज आई सेड कि इसमें टाइमलाइंस दी हुई हैं इस लीगल फ्रेमवर्क में टाइमलाइंस गिवन है। द स्लाइड इज नॉट शोइंग। इसमें इस फ्रेमवर्क में टाइमलाइंस गिवन है कि इस टाइम तक इस तरीके से ये पॉलिसीज हमने इम्प्लीमेंट करनी है फॉर द क्लाइमेट चेंज। इसमें आपकी फेडरेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन है और प्रोविंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन है। The framework addresses sectors such as water resources, agriculture, forestry, biodiversity, disasters, preparedness, and energy, all within the context of climate change. ये सारी चीजें जो है किसके कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट की जाएंगी? क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट की जाएंगी। दिस फ्रेमवर्क्स, मैं दोबारा वो करती हूँ, दिस फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी. It outlines specific actions, timelines, and responsibilities for federation and provincial governments. The framework addresses sectors such as water resources, agriculture, forestry, biodiversity, disaster preparedness, and energy, all within the context of climate change. क्लाइमेट चेंज को सामने रखते हुए ये सारी चीजें जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनेगी फेडरेशन की और या फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, आपकी सेंटर की और आपकी प्रोविंस की, ये सारी चीजें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेंगी। बट कीपिंग इन व्यू द क्लाइमेट चेंज, ये सारी जो पॉलिसी है, ये सारा जो फ्रेमवर्क है वो क्लाइमेट चेंज को देखते हुए बनाया गया है। अब जैसे कि आपको पता है कि हर साल गर्मी ज्यादा से ज्यादा पड़ती है, ये आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा जान सकते हैं। मैं तो इसके बारे में एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कम जानती हूँ, आप लोगों को बहुत ज्यादा पता होगा कि हर साल गर्मी ज्यादा पड़ती है। गर्मी ज्यादा पड़ती है तो ऑटोमेटिकली बारिशें ज्यादा हो जाती हैं, बारिशें ज्यादा हो जाती हैं तो वो डिजास्टर्स हमारे लिए ज्यादा पैदा हो जाते हैं। तो ये सारा फ्रेमवर्क जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है वो इसमें डिस्कस किया गया है। इस फ्रेमवर्क में ये चीजें डिस्कस की गई हैं। नाउ द नेक्स्ट लॉ विच इज implementing in Pakistan is Pakistan Climate Change Act 2017. This act establishes the Climate Change Authority, Climate Change Council, and Climate Change Fund. The Climate Change Authority is tasked with implementing the national climate change policy, preparing, adopting, and mitigation strategies, and ensuring the climate change consideration are integrated into national planning and development processes. अब ये एक्ट हमें क्या बताता है? क्लाइमेट चेंज एक्ट, इससे पहले जो थी वो हमने इससे पहले हम इससे पहले हम देख रहे थे नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी देख रहे थे। ये है क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट। अब ये एक्ट क्या है? इस एक्ट में क्या बताया गया है? इस एक्ट में बताया गया है कि द एनवायरमेंटल चेंज अथॉरिटी, ये एक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करेगा, क्लाइमेट चेंज काउंसिल को इस्टेब्लिश करेगा
और क्लाइमेट चेंज फंड को इस्टेब्लिश करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है वैसे वैसे हमारे पास डिजास्टर्स ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे एनवायरनमेंट में ज्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो उस चेंजेस का मुकाबला करने के लिए उन जो भी डिजास्टर्स है उसको हमें ओवरकम करने के लिए हमें कोई ना कोई फंड ऐसा होना चाहिए कि जो, अगर हमारे सामने कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें उस टाइम के ऊपर किसी और से वो हमारे पास फौरन ही वो फंड्स अवेलेबल हों कि जिसको यूज करके हम उस डिजास्टर से निपट सके। सो द क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी इज टास्क विद इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। अब क्या काम होगा नेशनल क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी का? उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा कि जो पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई गई है उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको अडॉप्ट कराए, उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बनाए, ensuring the climate change consideration and integrated into national planning and development process। उसको एक प्लानिंग और इसको एक प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए, उसके बारे में जितने भी प्रोसेस है उसको डेवलप किया जाए। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे पास एक्ट है, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट। नाउ नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस एनडीसीज क्या है? Under the Paris Agreement, Pakistan has submitted its NDCs, which outline the country's commitments to reduce greenhouse gas emissions and adopt the climate change impact. The NDCs include targets for reducing emissions from the energy, agriculture, and forestry sectors, among others, and highlight the need of uh, international support and funding to achieve these goals। अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले, अगर इस पॉइंट को हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक 5-10 मिनट पीछे ले जाऊंगी। मैं 5-10 मिनट पहले ये बता रही थी आप लोगों को किसी लिस्ट के बारे में कि फेडरल जो था, हमारी 18th अमेंडमेंट से पहले फेडरेशन जो थी वो आपकी पॉलिसीज, ये आपकी एनवायरनमेंट को डील करेगा। आफ्टर द 18th अमेंडमेंट ये एनवायरनमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो आपके प्रोविंस के अंदर आ गया। तो फिर हम क्यों फेडरल को डिस्कस कर रहे हैं? फेडरल को हम इसलिए डिस्कस करते हैं, फेडरल की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसलिए बनती हैं क्योंकि हमारे जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो पार्टी होता है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि केपीके इज द पार्टी, केपीके ने ये कन्वेंशन साइन की है। हो सकता है कुछ ऐसी कन्वेंशंस भी हों जो प्रोविंशियल लेवल पे होती हों, लेकिन जो मेन कन्वेंशंस है उसकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान उसके बारे में ही सारी पॉलिसीज अडॉप्ट करके लाता है और यहाँ पे हमें देता है for the implementation. So, under the Paris Agreement, Pakistan has submitted its NDCs। ये मैंने आप लोगों को इसलिए पीछे लेके गई कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट है इसमें आपकी पाकिस्तान जो थी वो पार्टी थी और पाकिस्तान में ने अपनी नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो थी वो सबमिट की थी, जिसमें क्या बताया गया था? जिसमें बताया गया था कंट्रीज कमिटमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, कि जिसमें हमारी कंट्री ने कमिट किया था दैट इट विल रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस, अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जितनी भी वो है वो हम उसको अडॉप्ट करेंगे और जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस हैं उसको भी हम कंट्रोल करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लेवल के ऊपर बात हुई थी और उसके बाद ये पॉलिसीज जो थी फिर आगे फर्दर जो है वो डेलीगेट की गई प्रोविंसेस को। ठीक है, इट इंक्लूड्स टारगेट फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम द एनर्जी से जितनी भी एमिशंस आती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में आती हैं, फॉरेस्ट्री सेक्टर से आती हैं और और काफी ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिससे आती हैं। उसके बारे में ये सारे जो थे वो जो थी पाकिस्तान ने एग्री किया और अपनी नेशनल डिटरमिन्ड पॉलिसी जो थी वो इम्प्लीमेंट की। फिर नेक्स्ट हमारे सामने आता है प्रोविंशियल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज। आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, हम शॉर्ट ऑफ टाइम तो नहीं है। अच्छा, अगर मुझे थोड़ा सा कोई ये बता पाए कि
मैम हम शॉर्ट इस ऑफ टाइम तो नहीं है, लेकिन बस वाइंड अप। वाइंड अप कर लें, आप लोग थक गए हैं। मैम देख लें मेरे ख्याल से अब। चले चले हम वाइंड अप करते हैं, इसको स्पीड अप कर देते हैं। प्रोविंशियल provincial environmental protection agencies following the of environmental responsibilities to the provinces under the 18th amendment to the constitution. Even provinces has established its own EPAs. These agencies are responsible for enforcing environmental law, conducting environmental impact assessments, and implement climate related policies at the provincial levels. अच्छा, इससे पहले हमने ये बात बार बार करते हुए आ रहे हैं कि 18 अमेंडमेंट से पहले जो थी, ये सारी जो पॉलिसीज थी वो आपकी सेंटर बनाता था। आफ्टर द 18th अमेंडमेंट ये आपकी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर बनती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद की जो हमारे पास पॉलिसी है, पाकिस्तान एज रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है। Pakistan renewable energy policy. Pakistan has adopted several policies to promote renewable energy as part of its climate change mitigation efforts. These includes the alternative and renewable energy policy, which aims to increase the share of renewable energy in the national energy mix, reduce reliance on fossil fuels and lower greenhouse gases emissions. अब ये एनर्जी जो ये आप लोग को जैसे कि हमें पता ही है कि जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरता जा रहा है, हम जो भी ये कोल से हम एनर्जी, हमें हमारे पास जो कोल के जखायर हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हमारे कोल के जखायर एज इट इज रह जाएंगे और हम इसको यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आने वाले वक्तों में हमें कोई भी परमिट नहीं करेगा कोल जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा मुझसे ज्यादा पता है कि इससे आपकी जो है वो ज्यादा इन्वायरमेंट जो है वो इंडेंजर हो जाती है, वो ज्यादा जो है उसको खतरात लाहक हो जाते हैं। तो इसके मुकाबले में हमें और एनर्जी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए कि जैसे कि हम सोलर एनर्जी को यूज कर सके अपनी एनर्जी वगैरह के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. It gives Pakistan vulnerability to climate, includes disasters such as floods, drought, and Pakistan has developed DRR frameworks that incorporate climate change consideration. The National Disaster Management Authority and Provincial Disaster Management Authority play key roles in implementing these frameworks. नाम से हमें पता चल रहा है कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो डिजास्टर से डेल्ट कर रहा है, कि डिजास्टर के बारे में हमें बताया जा रहा है। सो दीज ये जो हमें थोड़ी देर पहले हमने जितने भी लॉज डिस्कस किए हैं, these laws and regulations combined with the international commitments form the backbone of next slide है हमारे पास। these laws and regulations combined with international commitments forms the backbone of Pakistan's legal framework for addressing climate change. They are designed to promote environmental sustainability, enhance climate reliance, and reduce the country's carbon footprints. Hopefully, thank you. मैं वही कर सकती हूँ. Hopefully, you got my this lecture, and thank you so very much. Uh, if there are any questions, I think first we will move uh, towards the question or towards the मैम आपने एक्टिविटी तैयार की है? अच्छा अच्छा, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि मैं आपको वर्बली एक्टिविटी कोई करा दूं या आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछूं कि जिसके मैम आप लोग इट्स अप टू आंसर यू, देख सकें? इट्स अप टू यू। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे आए हुए हैं। मैम जी आपको जी जी। जी यू कैन टेक योर टाइम, लेकिन फर्स्ट बिफोर दिस कुछ लोग पूछ रहे हैं अबाउट अटेंडेंस फॉर्म। सो अटेंडेंस जो है वो हम मार्क खुद कर रहे हैं। देयर इज नो अटेंडेंस फॉर्म। एज वेल एज आई वाना इंट्रोड्यूस अ पर्सन हु इज विद अस, जो कि बिल्कुल अनोनिमस हमारे साथ उन्होंने शिरकत की हुई है। डॉक्टर शाइला नाज़नीन को
हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरण नाज़रीन, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की लेक्चरर भी हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं, और एज अ फोकल पर्सन ग्रीन यूथ मूवमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के साथ वो मुंसलिक हैं। और शी इज़ लाइक रोल मॉडल फॉर एवरी एनवायरमेंटलिस्ट, और स्पेशली फॉर फीमेल्स, और वो हम सब की बहुत फेवरेट हैं। आई विल लाइक, मैं आखिर में मैम शायला को कहूँगा क्यों थोड़ी सी प्रिपेयर हो जाए लास्ट में, अगर आप हमसे लास्ट में अनम्यूट अपने आप को अगर करें वो आफ्टर दी क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, मैम जी। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके बात करना चाहूंगी कि आपने इतनी बड़ी हस्ती का नाम एनवायरमेंटल एनवायरमेंट के उसमें ले लिया है कि अब मुझे खुद वो फील होना शुरू हो गया है कि ऐसा ना हो। चले, लॉ के बारे में तो मैं कह सकती हूँ, टू सम एक्सटेंट मेरी एक्सपर्टीज हो सकती है, लेकिन एनवायरनमेंट के बारे में तो जो है ना, वो अब मुझे उनसे भी पूछना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि मैंने कुछ गलत बोला हो, और अगर मैंने गलत बोला हो तो मुझे जो है काइंडली करेक्ट कीजिएगा। ये मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि उन्होंने ये मीटिंग ज्वाइन की है। और शी इज़ अच्छा विद जी, अस फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, वेरी गुड। चले, मैं ये थोड़ा सा क्वेश्चंस जो आए हुए हैं चैट में, मैं थोड़ा सा ये पढ़ना चाहूंगी। अच्छा, ये ऐसा करते हैं कि पहले क्वेश्चन क्वेश्चन सेशन रख लें या एक्टिविटी करा दें? आप थोड़ा सा मुझे बता दें। मैम बस देख जिस तरह आपको फिजिबल लगता है, पहले एक्टिविटी कर लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ये कोई भी ये बताना चाहेगा दैट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ? जस्ट रेज योर गाइस, जस्ट रेज योर हैंड फ्रॉम द रिएक्शन, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। मैम काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन, और जिसने आंसर अच्छा, करना है जस्ट रेज योर हैंड फ्रॉम द रिएक्शन बॉक्स। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ? मोहम्मद अहमद, अनम्यूट योर सेल्फ काइंड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं कि मैं कायद यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, और बहुत अच्छा आपने डिलीवर किया लेक्चर इन्वायरमेंटल लॉ के हवाले से। तो क्रिमिनल लॉ आपने बताया कि वो लॉज होते हैं जो सीवियर होते हैं, इन्वायरमेंटल के हिसाब से हों या वैसे हों, और जो सिविल लॉज होते हैं और वो थोड़े से उस तरह के होते हैं, ज़्यादा सीवियर नहीं होते, और उनकी पेनल्टीज जो हैं वो उनकी जो वो सज़ा होती है वो एज पेनल्टीज होती है, या फाइन वगैरह हो जाता है या इंजेक्शंस वगैरह हो जाती हैं। इस हवाले से मेरा क्वेश्चन भी है, अगर मुझे अभी इजाज़त दें तो मैं भी पूछ जी, लेता हूँ, नहीं तो मैं एंड पे पूछूंगा। मेरे ख्याल में हम पूछ लेते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपका क्वेश्चन रिप्लाई करने की। आप प्लीज पूछें। जी जी। मैम आपने कहा कि आप क्रिमिनल लॉ के बारे में जब बता रही थी तो आपने कहा कि जो क्रिमिनल लॉ है इसको ये सीधा जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, और हम्म। मतलब कि अगर किसी का मर्डर हुआ है तो एक किस्म का वो गवर्नमेंट के खिलाफ उसने, यानी कि ना उसके खिलाफ जाके वो मर्डर कर दिया है, तो उसकी जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है। तो इसमें जब जी, हम किसी का मर्डर होता है तो वो केस जब कोई जिनके यानी कि वो होते हैं जिनके मर्डर लीगल हुआ एयर्स होता है, होते वो हैं। फैमिली वाले अगर केस वापस ले लेते हैं तो फिर ये वो केस वापस कैसे हो जाता है अगर गवर्नमेंट के ही खिलाफ चला जाता है? तो अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ये है कि आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ इसलिए हो जाता है जो आपकी ये जो भी मर्डर है। फॉर एग्जांपल, हम 302 डायरेक्ट जो है हम मर्डर को ही कंसिडर करते हैं। उसके लीगल एयर्स जो हैं, अगर वो उसको वो कर देते हैं, उसको माफ कर देते हैं, या उसका खून बहा ले लेते हैं, उसका किसास ले लेते हैं, तो गवर्नमेंट जो है ऑटोमेटिकली जो है वो इस केस से पीछे हट जाती है। बस ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें आपकी गवर्नमेंट भी थोड़ी बहुत उसको पनिश करना चाहती है, लेकिन ये वाला क्राइम है आपका, मर्डर जो है, वो आपकी देखें, किसी ने किसी को कत्ल किया है तो सबसे पहले, अगर तो गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी तो ये एक ऐसा फसाद बर्पा हो जाएगा कि
एक बंदा उसकी पार्टी, जब तक आपकी गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व नहीं होगी तो ये एक दंगे फसाद किसी कैफियत इख्तियार कर ली जाएगी। वो एक बंदा मारेंगे, वो कहेंगे आपने हमारा मारा है, हम भी आपका मारेंगे। जब तक आपकी गवर्नमेंट जो है वो पार्टी नहीं होगी, जिस वक्त गवर्नमेंट पार्टी हो जाती है और वो कहती है कि ये क्राइम को मैं इस तरह लेती हूँ कि जैसे आपने मेरे खिलाफ क्राइम कमिट किया है। नाउ अब आपका क्वेश्चन ये है कि जब आपके लीगल एयर्स जो हैं वो खून बहा ले लेते हैं या माफ कर देते हैं, तो उसका ये मतलब होता है कि अब उसमें फसाद का खतरा जो है वो खत्म हो गया है। अब ये फसाद बर्पा नहीं होगा। अब जो है ये पार्टीज जो हैं आपस में दस्तो गिरेबान नहीं होगी, जिस वजह से हुकूमत भी इससे हट जाती है और ये केस जो है वो इस तरीके से फैसला हो जाता है। होपफुली मैंने समझा पाई हूँ। Let's moving to our second question. ओके, इज एनवायरमेंटल लॉ अ सिविल लॉ और अ क्रिमिनल लॉ? ओके, Munib Ansari, अच्छा, please unmute yourself, Munib. Actually, ma'am, environmental law is both criminal and civil law. Basically, it's वेरी an integration of both civil and criminal law. ओके, ओके। व्हाई वी टेक एनवायरमेंटल लॉ एज क्रिमिनल लॉस? हम उसे क्रिमिनल, ऐसे जैसे हमने बात की कि बहुत सवेयर टाइप के क्राइम्स जो हैं वो आपके क्रिमिनल लॉस का हिस्सा होते हैं, तो हम उसको क्रिमिनल लॉ, हम एनवायरमेंटल लॉ को क्रिमिनल लॉ क्यों लेते हैं? कुछ व्हाई वी चीजें टेक दीज? मैं आंसर कर रहा हूँ मैम। जी, चीजें ऐसी हैं इन्वायरमेंट में जो कि बहुत कह सकते हैं कि बहुत नाजुक है। जैसे हम आपने पहले बताया भी था कि हैजरस वेस्ट को लेकर, हम्म, हैजरस वेस्ट जो है वो इन्वायरमेंट में बहुत स्फीयर जो है अपने इम्पैक्ट छोड़ सकता है। इस वजह से अगर इस मामले में थोड़ी सी भी जो है वो छूट दी जाए तो वो समझ लें कि काबिल कबूल नहीं है, वो इन्वायरमेंट को थ्रैश कर देगी। सो इस वजह से जो है वो इस पॉइंट पर आकर इन्वायरमेंटल लॉ को क्रिमिनल लॉ बनना ही पड़ता है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मुझे असल में मेरे ख्याल में अफशीन ने पूछा है कि प्लीज डिस्क्राइब बिटवीन द टर्म पॉलिसी, ऑर्डिनेंस एंड एक्ट। ये मैं चाहूंगी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड भी है, तो मैं ये बताऊं कि ये क्या डिफरेंस क्या है पॉलिसी में, ऑर्डिनेंस में और एक्ट में। एक्ट आर दोज लॉज विच आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट और बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। कोई भी कानून जो आपकी नेशनल असेंबली और सेनेट पास करती है और उसके ऊपर आपका प्रेसिडेंट साइन करता है, वो आपका एक्ट होता है। या आपकी प्रोविंशियल असेंबली पास करती है और आपका गवर्नर साइन करता है, वो आपका एक्ट होता है। एक्ट में बेसिकली डेफिनेशंस होती हैं। डेफिनेट मतलब किसी भी टर्म, डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन किया जाता है और आपकी डिफरेंट पेनल्टीज का भी जिक्र इन एक्ट्स में होता है। जो आपकी पॉलिसी होती है, पॉलिसी में भी डेफिनेशंस होती है, लेकिन उसमें आपकी पनिशमेंट्स का जिक्र नहीं होता, वो सिर्फ एक पॉलिसी होती है। वो फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, तो वो क्लाइमेट चेंज के बारे में जो भी पॉलिसी होगी वो उसका पार्ट होगी। और क्लाइमेट चेंज एक्ट जो होगा, वो जितने भी आपकी क्लाइमेट चेंज के बारे में इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो इसका हिस्सा होगी। नाउ व्हाट इज द ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस होता है that law which is directly imposed, कह दें imposed by the president। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपका जो लॉज होते हैं वो पहले नेशनल असेंबली से पास हुए या सेनेट से पास हुए। हम नेशनल असेंबली ले लेते हैं, ठीक है। नेशनल असेंबली से पास हुए, फिर सेनेट से पास हुए और प्रेसिडेंट ने साइन किया। कोई ऐसे कानून के जो हमें बहुत फौरन जरूरत पड़ जाती है और आपकी नेशनल असेंबली या सेनेट इन सेशन नहीं होती, तो उसको आपका प्रेसिडेंट जो है वो पास करता है। ऑर्डिनेंस आर imposed by the or implemented by the or given by the president। प्रेसिडेंट जो है वो आपकी ऑर्डिनेंसेस जो है वो, ऑर्डिनेंस जो है वो आपके प्रेसिडेंट की तरफ से आते हैं।
एक्ट जो है वो आपकी नेशनल, वो आपके पार्लियामेंट की तरफ से आता है। थोड़ा सा और बता दूं कि पार्लियामेंट, जब हम कहते हैं ना लफ्ज पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में आपके दोनों हाउसेस शामिल होते हैं, नेशनल असेंबली भी और सेनेट भी। दोनों हाउसेस को हम पार्लियामेंट कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैम आई थिंक क्वेश्चन आंसर ज्यादा है, तो बस एक्टिविटी स्किप करते हैं और क्वेश्चन आंसर पे ही ठीक है, ठीक है, कुछ मैं लोग हैं जो कोशिश करूंगी। जी जी प्लीज, मैं कोशिश अ, करूंगी रिप्लाई करने की। अमारा अनवर हैंड रेस किया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, वेरी नाइस टू हेयर यू। एक्चुअली मेरा थैंक यू। आपसे क्वेश्चन ये है कि सिविल एंड ये क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, वंस आई स्टडी के इंडिया में कुछ जैसे डोमेस्टिक वायलेंस अगर होती है तो वो दे टेक बोथ, तो इसको सिविल लॉ में भी लेके आते हैं और क्रिमिनल लॉ में भी लेके आते हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान में भी क्या कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं व्हिच वी टेक इन बोथ लॉज? बिल्कुल बिल्कुल। देखे, अच्छा, हम ऐसी पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी, मैं जहां तक मेरी नॉलेज है, या तो केस आपका सिविल कोर्ट्स में चलेगा या केस आपका क्रिमिनल कोर्ट्स में चलेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ही केस को मैं सिविल कोर्ट में भी ले जाऊं और क्रिमिनल कोर्ट में ले जाऊं। हाँ जी। तो अब ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल नेग्लिजेंस, हम ये वर्ड लेते हैं, हम एक वर्ड है नेग्लिजेंस, जो आपके पीपीसी का भी पार्ट है। पीपीसी का मतलब है पाकिस्तान पीनल कोड का भी हिस्सा है, और वो आपके जो आपकी टॉर्ट्स है, मतलब टॉर्ट्स है, जो टॉर्ट्स के लॉज है, वो उसका भी हिस्सा है। कि नेग्लिजेंस एक ऐसा कानून, नेग्लिजेंस एक ऐसा एक्ट है कि जिसकी बहुत तरीके से पनिशमेंट्स हो जाती हैं। सेवियर पनिशमेंट भी हो सकती है, और उसकी इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज, ये इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी, ये इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशंस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल नेग्लिजेंस हम ले लेते हैं कि जिसने कोई भी अपना काम हम, मैं अभी इसकी कोई एग्जांपल सोचती हूँ। तो जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट में ये है कि हम या केस सिविल कोर्ट्स में लेकर जाएंगे, या हम केस को क्रिमिनल कोर्ट्स में लेकर जाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही केस को हम सिविल कोर्ट में भी चला रहे हों और उसी केस को हम क्रिमिनल कोर्ट में भी चला रहे हों। हम किसी एक कोर्ट में केस लेकर जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा सवेयर क्राइम, जैसे नेग्लिजेंस है, उस नेग्लिजेंस को हम सिविल कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, उस नेग्लिजेंस को हम क्रिमिनल कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी। Yeah, thank you so much. थैंक यू। Now you carry on, please. जी I think the domestic violence is not much related to the malfeasance and the state law, which we can deal with the. डोमेस्टिक, वेल डोमेस्टिक वायलेंस is a severe type of a crime. Correct. डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक, अगर हम पर्टिकुलरली डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस को हम सिविल कोर्ट्स में नहीं लेके जाएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस को हम क्रिमिनल कोर्ट्स में ही लेकर जाएंगे। वायलेंस हो रही है, और देखें, हम किसी तरीके से फीमेल को अब्यूज कर रहे हैं, या फिजिकली या मेंटली। तो ये जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का जो हमारा कानून है पाकिस्तान में जो भी है, वो हम उसको एज अ क्रिमिनल क्राइम जो है वो करेंगे, डील करेंगे। जी There is a question in the chat box. How effective are existing environmental laws and regulation in addressing current environmental issues? अच्छा जी, एक मिनट प्लीज रुके। अच्छा जी, ये क्या है? हाउ इफेक्टिव आर एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन इन एड्रेसिंग करंट एनवायरमेंटल। देखिए हमारे, एक मिनट प्लीज जी। अब एनवायरमेंटल लॉज तो इफेक्टिव उसी तरीके से होंगे, इफेक्टिव तो हम देखें, किसी भी लॉ को इफेक्टिव जो है वो उसकी वो अथॉरिटी बनाती है जिसने उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसने उसको इन्फोर्स करना है। जो इसको इन्फोर्स करेगी
वो ही उसको इतना इफेक्टिव बनाएगी। जितनी इफेक्टिवली हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना इफेक्टिवली हम उसको इन्फोर्स करेंगे, तभी वो जो है वो आपके सामने आएगी। मेरे ख्याल में हमारे जो है, क्योंकि इंटरनेशनली एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इस वजह से हम हमारी भी मुल्कों में, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में भी यही कोशिश होती है कि हम अपने एनवायरमेंटल लॉज को इफेक्टिव बनाएं। और मेरे ख्याल में ये हमारे लॉज इफेक्टिव हैं टू सम एक्सटेंट। ये हम आपकी जो डॉक्टर शाला है वो ज्यादा मेरे ख्याल में मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकेगी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये इफेक्टिव है। मैम प्लीज कंडक्ट वन सेशन। अच्छा, वी विल इंशाल्लाह। खालिदा दावर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, यू हैव रेज योर हैंड। खालिदा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। My question is relevant to environmental law. That जी। which type of environmental law will be implement on the conservation of endangered species, or prohibiting the hunting of ibex, or protecting the wildlife? Very beautiful question, but I'm very sorry. I think at the moment I will not be able to answer this particular question. Hopefully, अगर मुझे आप ऐसा करें कि ये क्वेश्चन मुझे आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के बता दें. I will try my best to find the answer of this particular question and I will reply it. Ma'am, what are some common punishments for environmental crimes like fines, etc.? Please quote some examples from Pakistan. ठीक है. अच्छा, ये तो हमें बहुत अच्छा कैसी पेनल्टीज हो सकती हैं. ये सबसे पहले तो हमारी इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन हो सकती है कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल मैच फैक्ट्री है, तो उस वो जो भी चीजें जो आपकी वो अडॉप्ट नहीं कर सक रहा, वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं कर सक रहा, तो उसको फाइन हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ मनी. उसको फॉर एग्जांपल हम उसको फाइन हो जाएगा, नंबर 1. नंबर 2, उसको रिफ्रेन किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ इंजंक्शन. उसको रिफ्रेन किया जा सकता है कि ऐसा मत करें. फिर उसको वो किया जा सकता है टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट. उसके लिए हम ये अब मैं सारी सिविल उसकी बातें कर रही हूँ कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि हम उसको इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ पैसे फाइन कर सकते हैं. उसको हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर काम करो, फॉर एग्जांपल कोई भी उसका हेजिडियस वेस्ट है, उसके डिस्पोजल का पर्टिकुलरली तरीका बता सकते हैं. फिर हम उसको जो है वो कह सकते हैं कि आप जो है ऐसा करें, ऐसा पर्टिकुलर काम करें या ऐसा पर्टिकुलर काम नहीं करें. आप इस वेस्ट को इधर डंप नहीं करें या इस वेस्ट को आप उस फलां जगह पे जाके डंप करें. अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसे क्राइम भी हो सकते हैं कि जिसमें इम्प्रिजनमेंट भी आ सकती है, जिसमें उसको हम वो भी कर सकते हैं, इम्प्रिजन भी कर सकते हैं. कोई ऐसा सीरियस क्राइम है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ये जो इंजेक्शन हॉस्पिटल की इंजेक्शन ये होती हैं, सिरिंजेस होती हैं, उसके बारे में कोई भी हम ऐसा जो है वो ले सकते हैं. अब ऐसा हम कह सकते हैं एक्शन ले सकते हैं. तो इस तरीके की जो भी है हमारे पास वो हो सकती हैं, पनिशमेंट्स हो सकती हैं. Ma'am, Dr. Shaila want to प्लीज say प्लीज something. ये जी तो जी क्योंकि हम सब भी उनको सुनना चाह रहे हैं, वो टाइम हो गया, जी, हमने डॉक्टर मैं भी शैला को. सुनना चाह रही हूँ उनको. मैडम शैला, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. थैंक यू फैजियाब. असल में मैंने ये रिक्वेस्ट इसलिए की कि मैं अभी स्वाद से पहुंची हूँ और आप लोगों का सेशन बड़ा मजे का जा रहा है, लेकिन मैंने जो है ना और बहुत सारा काम करना है. आई एम टू टायर्ड. मैं असल में 2-3 चीजें हैं क्योंकि बीच में हमारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो तो दे नो अबाउट एनवायरनमेंट, लेकिन मुझे बीच में लग रहा है कि लॉयर्स जो हैं दूसरे सब्जेक्ट के जो लोग हैं वो बीच में मौजूद हैं. लेट मी से फ्यू थिंग्स. आप लोगों ने आप लोग बहुत एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. मेरे ख्याल में वो मैम को इतना नहीं पता होगा, और मैम खैर से मेरी बहन है, ये मैं आप लोगों को बता दूं. दिस इज माय Yes. ये बताना मुझे जरूरी है. तो और ये एनवायरमेंटल लॉ मैंने अपनी बहन से ही पढ़ा हुआ है.
ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रही थी तो फरहा ने ज़ाहिर बात है पढ़ा हुआ था, तो मुझे तो इस तरह लॉ की लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी। लेकिन एनवायरनमेंट इज अ सब्जेक्ट जिसमें कि फिर वो एनवायरमेंटल साइंसेज जो है हम बीच में इनकॉर्पोरेट करते हैं। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एनवायरमेंटल पॉलिसी है, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, वो पाकिस्तान ने अपडेट कर दी है। अब हमारे पास क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2021 की मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा की अपनी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी मौजूद है जो उन्होंने रिवाइज की है 2022 में। जो हमारे पास पहला एनवायरमेंटल जो लेजिस्लेशन आई थी वो ऑर्डिनेंस था जो 1983 में आया था। देन वी हैव 1997 में हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ठीक है। फिर 2010 में जब 18th अमेंडमेंट हुई तो फिर ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया। तो अभी हमारे पास 7 एनवायरमेंटल लॉज हैं। फेडरल लॉ है जो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 97 था। आजाद जम्मू एंड कश्मीर है, और मेरे ख्याल में मैडम ने मेरे ख्याल में ये स्लाइड शायद बताई भी है 2000 क्या है। वी हैव खैबर पख्तूनख्वा 2014, वी हैव पंजाब 2012, सिंध का है, गिलगित बल्तिस्तान का है, और ये हमारे पास एनवायरमेंटल लॉज है। अभी किसी ने पेनल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की एग्जांपल दे दूं। आपके पास सेक्शन 11 से सेक्शन 17 तक के ऊपर जो है वो पेनल्टीज लगती हैं। सेक्शन 11 जो है दैट इज, हमारे पास 2 तरह की पेनल्टीज हैं इसमें, एक मेजर पेनल्टी है, एक माइनर पेनल्टीज है। जो खैबर पख्तूनख्वा में मेजर पेनल्टी है वो 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए की तक की थी। और अभी इन्होंने एक काम किया आपकी गवर्नमेंट ने कि इन्होंने इस पेनल्टी को इंक्रीज कर दिया है। पता कितना इंक्रीज किया है? दे हैव इंक्रीज्ड इट अप टू 70 मिलियन। दिस मेक्स 7 करोड़ की पेनल्टी लगती है अगर आप सेक्शन 11, 12, 13, 14 एंड 17 की वायलेशन करते हैं, ठीक है। मैं अब आपको बता दूंगी ये सेक्शन 11 क्या है। सेक्शन 11 इज बेसिकली ओमिशन टू प्रोड्यूस, प्रोहिबिशन टू प्रोड्यूस सर्टेन एमिशन एंड डिस्चार्जेस, जिसमें आपको बिल्कुल अलाउ नहीं है एनी इंडिविजुअल कि वो किसी भी किस्म की एमिशंस करे एनवायरनमेंट में। सेक्शन 12 इज अबाउट द स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट। सेक्शन 13 इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सेक्शन 14 इज इंपोर्ट ऑफ हैजर्डियस वेस्ट इनटू द खैबर पख्तूनख्वा टेरिटरी। सेक्शन 15 पे माइनर पेनल्टी है, दैट इज हैंडलिंग ऑफ हैजर्डियस सब्सटेंसेस। सेक्शन 16 के ऊपर माइनर पेनल्टी है, वेहिकुलर एमिशंस की है। वेहिकुलर एमिशंस पहले ईपीए डील करता था, लेकिन अभी जो है वो आपकी ट्रैफिक पुलिस के पास चली गई है। और सेक्शन 17 जो है दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर, उसके ऊपर दोबारा से मेजर पेनल्टी लगती है जो कि 5 लाख रुपए से लेकर अब 7 करोड़ 50,000 से लेकर 7 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी है। दिस इज समथिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन योर कंट्री, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रही हूँ। इसी तरह हर सूबे की अपनी पेनल्टीज हैं, ठीक हो गया। अब जो माइनर पेनल्टी है वो 2,000 रुपए से लेकर आपकी 1 लाख रुपए तक की लगती है, वो जो सिर्फ 2 सेक्शंस के ऊपर है। अभी किसी ने वाइल्ड लाइफ का पूछा था, वाइल्ड लाइफ का मैं आपको बता दूं, वी हैव आवर ओन वाइल्ड लाइफ लॉज। ये जो आइबेक्स की आपने बात की, इसके लिए वाइल्ड लाइफ के लॉज मौजूद हैं। फॉरेस्ट के लिए फॉरेस्ट का कानून मौजूद है, उनके अपने डीएफओज हैं जो कि पेनल्टीज इम्पोज करते हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए हमारे पास वाइल्ड लाइफ का पूरा एक डिपार्टमेंट है, और ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं बेसिकली ये आपकी मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर है। 5 डिपार्टमेंट्स हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि बेसिकली इसके अंडर आ रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स भी हैं और पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट भी है। तो ये बेसिकली दिस इज द होल फ्रेमवर्क जिसके अंडर जो है वो एनवायरमेंट आपकी काम कर रही है। किसी ने बीच में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपकी खैबर पख्तूनख्वा के कानून में सेक्शन 12 इज अबाउट द स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड सेक्शन 13 इज EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट जो होता है वो स्ट्रेटजीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स की होती है। जब आपने कोई प्रोग्राम बनाना हो, लेट्स से कि आप कोई हेल्थ पॉलिसी बना रहे हैं, आप अगर उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट। अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जिस तरह BRT का प्रोजेक्ट था, तो उसके लिए आपने पहले उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवानी है। इसी तरह कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होगा तो आप किसी भी, हर एक सूबे में EIA मौजूद है, SCA मौजूद नहीं है लेकिन EIA मौजूद है। तो किसी भी अगर आपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करना होगा तो उसके लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना जरूरी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अब जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें 3 तरह की इम्पैक्ट असेसमेंट हो रही हैं। इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन हो रही है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो रही है, एंड जनरल एनवायरमेंटल अप्रूवल्स हो रहे हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा के रूल्स मौजूद हैं
उन खैबर पख्तूनख्वा के रूल्स में आपके पास ये लिस्ट मौजूद है कि अगर लेट्स से कि 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो उसके ऊपर ईआईए करनी है, अगर 50 मेगावाट से कम का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए ईआईए करनी आईई करनी है, और अगर इससे भी कम का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए जीईए जो है वो आपकी सिर्फ जो है वो काफी होगी। ठीक है, तो अगर आपके बहुत प्योर एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो बेशक आप फैज़ियाब को भिजवा दें, मैं फैज़ियाब को उससे कर दूंगा। बाकी जो प्योर लॉ है डेफिनेटली वो एक एडवोकेट से ज्यादा कोई भी नहीं जानता है। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, इसके अलावा हमारी बहुत ज्यादा पॉलिसीज हैं, मैं फैज़ियाब के साथ वो शेयर कर दूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है बीच में काफी ज्यादा लॉयर्स हैं तो उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट है इस चीज के ऊपर। और क्लाइमेट चेंज के तो आजकल इतनी हाइप है कि एवरीवन इज वर्किंग ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो अगर आपके जो बाकी क्वेश्चंस होंगे फिर आई विल एड्रेस दोस क्वेश्चंस लेटर ऑन। ठीक है, मेरा अपना भी सेशन होने वाला है, फैज़ियाब आपके साथ शेयर कर देंगे, लेट बट इट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ इफेक्ट्स, तो इट इज अ डिफरेंट वन। ठीक हो गया, तो अभी नाउ यू कैन कंटिन्यू विद योर मैम। थैंक यू सो मच। यस मैम, मैं यही बताने वाला था कि डोंट वरी गाइस, डॉक्टर शैला को सुन के आपने मायूस नहीं होना कि इनका इनका सेशन इंशाल्लाह ऑन अगस्त 25 को है। हमारे पास 5th सेशन होगा हमारा क्लाइमेट चेंज एंड पब्लिक हेल्थ पे। लेट्स कम, थैंक यू मैम फॉर गिविंग अस योर टाइम। आप स्वाद से अभी ही पहुंची हैं और आपने सेशन भी शुरू से ज्वाइन रखा और फिर हमें क्लियर भी किया। एडवोकेट फराह, हम दोबारा आते जी हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। जी गुलाम मुश्तबा खान का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट environmental laws are typically enforced by government agencies which can bring criminal charges against violation. सॉरी, मुझे नहीं, ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया। गवर्नमेंट क्या- इन्फोर्समेंट environmental ये laws are ये typically रिटर्न है, ये यहाँ यस पे मैम, रिटर्न है चैट में। यस मैम, मैं आपको दोबारा सेंड कर थिंक चैट, काइंडली चेक चैट बॉक्स। हाँ जी। Government enforcement. Environmental laws are typically enforced by government agencies, which can bring criminal charges against violators. हाँ जी, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? मैम इन्होंने तो यही लिखा है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन क्या है वो, डज इट कम्स अंडर सिविल लॉ, वो पूछ रहे हैं गुलाम क्या मुश्तबा चीज खान। ये पूछ रहे हैं कि सिविल लॉ के अंडर आता है? यस मैम। Environmental laws are typically enforced by the government agencies, which can bring criminal charges against. Should environmental law be applied before a company or industry is allowed to start operations? Should environmental laws be applied before a company? Does environmental law is also effective against? अच्छा, अगर ये हम इस क्वेश्चन को लें कि does the environmental law is also effective against increasing urbanization, तो एनवायरमेंट बिल्कुल ये जो है इफेक्ट करती है एनवायरमेंट को, क्योंकि देखें जितनी भी आपकी न्यू सोसाइटीज बनती जाएंगी, न्यू सोसाइटी, हमारे पास कोई ऐसा लैंड तो है नहीं कि जो बिल्कुल चटियल मैदान हो। ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर या तो वो ट्रीज होंगे या कोई ऐसी जगह, चटियाल मैदान हमारे पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे कोई भी सोसाइटी बन सके। तो अर्बनाइजेशन के लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट को भी डैमेज कर रहे होंगे, तो ये आपके बिल्कुल ये इसके अंडर आता है, एनवायरमेंटल लॉस के अंदर अर्बनाइजेशन आती है। Why is criminal law a necessary instrument in the fight for an effective protection of environment? ठीक है, अच्छा, ये क्रिमिनल लॉ क्यों जरूरी है, जो मैं क्वेश्चन इसका समझ पाई हूँ, क्रिमिनल लॉ क्यों जरूरी है एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए? अगर इस तरीके की सवेयर पनिशमेंट्स नहीं दी जाएंगी,
अगर हेजिडियस वेस्ट को वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या और किसी भी एनवायरमेंटल उसके लिए हम इतनी सेवियर पनिशमेंट्स नहीं दी जाएंगी, तो उसकी जो है एहसासियत का नोयत खत्म हो जाएगी। तो किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस देने के लिए हमें उसकी सजा को भी सवेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम एनवायरनमेंट की सारे जो भी पेनल्टीज हैं उसे सिविल साइड पे ले जाएंगे और उसको लाइट पेनल्टीज देंगे, तो उसके इफेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। जितना ज्यादा, जैसे डॉक्टर शाला ने बताया कि जितना ज्यादा हम उन पेनल्टीज को सवेयर करते जाएंगे, उतनी ज्यादा उसकी एहसासियत का हमें अंदाजा होता रहेगा और उतनी ज्यादा हम उसकी वायलेशन को अवॉइड करेंगे। Should that the participants can leave? Why do? जी, how मैम is ये हिब्बा सदीकी का ऊपर है, हाउ इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ऑफ आवर कंट्री अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? how is production possibility frontiers of a country affected by ये जो है ना, मेरे ख्याल में ये पर्टिकुलरली आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, और ये शैला जो है वो, मेरे ख्याल में डॉक्टर शैला ज्यादा इसको अच्छे तरीके से रिप्लाई कर सकेंगी। आप में बेशक वो ये जो है ना, शुड एनवायरमेंटल लॉ इज applied before a company or industry is allowed to start operation? हाँ जी बिल्कुल, अगर environmental law कोई किसी भी जो मैं ये समझ पाई हूँ इस particular question को, should environmental law be applied before a company or industry is allowed to start operation? बिल्कुल जी, इसी तरह है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी environmental laws को ओबे कर रही है, या उसने वो जो भी उसको लॉ है उसको ओबे कर लिया है, तो उसको दोबारा ऑपरेशंस की इजाजत दे दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी वो गैसेस, कोई भी इंडस्ट्री है जो गैसेस प्रोड्यूस कर रही थी, उसके लिए वो फिल्टर्स लगा लेती है और उसको एक अच्छे तरीके से ओवरकम कर लेती है, तो फिर उसको ऑपरेशन की दोबारा इजाजत मिल जाती है। बहुत सारी मैच फैक्ट्रीज ऐसी हैं कि जो आए दिन जो है उनके ऊपर पनिशमेंट्स होती रहती हैं, आए दिन उनको पनिश किया जाता है, और जिस टाइम पे वो उसका काम करने से रुक जाती हैं, या जो उसको पर्टिकुलर एक्ट के लिए कहा जाता है वो कर लेती हैं, तो फिर उनको दोबारा ऑपरेशंस की इजाजत मिल जाती है। उनको ताहयात हाँ, ताहयात कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं कि जिसको ताहयात बंद किया जा सकता है। अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर शैला किसी एक कमेटी का पार्ट थी कि जो मेरे ख्याल में हरिपुर साइड के ऊपर क्रशिंग मशीन्स लगी हुई थी, तो उन क्रशिंग मशीन्स को अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो क्रशिंग मशीन्स जो है वो उन्होंने बंद करा दी हैं, कि यहाँ पे ये क्रशिंग नहीं कर सकते। हो सकता है साथ ही उन्होंने अपने ऑर्डर में ये कहा हो कि अगर ये क्रशिंग मशीन्स ये प्रोसीजर फॉलो कर देती हैं, तो वो दोबारा अपना ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं। मैम जी एक और क्वेश्चन है NM जी चांदियो का, मेरे ख्याल से ये इंडिया से लीगल है। इंस्टीट्यूशंस आर दारुल अमान लाइक वुमेन्स कंप्लेंट सेल वुमेन। हाँ जी, इसमें क्या क्वेश्चन है? लीगल इंस्टीट्यूशंस आर दारुल अमान लाइक वुमेन कंप्लेनेंट सेल, वुमेन्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल। हाँ जी, ये है ना, ये लीगल इंस्टीट्यूशंस है। इन्होंने खुद मतलब ही जो, आंसर किया। जी जी, ये बिल्कुल लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं कि जहाँ पे पनाह ली जा सकती है, और पनाह लेने के बाद जो है वो ज्यादा आप जो है वो सेफ होंगे एज कंपेयर टू कि कहीं आप किसी हॉस्टल में या कहीं और पनाह लेते हैं। और अगर किसी का और क्वेश्चन है तो प्लीज या तो हैंड रेज करे या तो चैट बॉक्स में। मैडम शैला लेफ्ट क्योंकि उन्होंने वो स्वाद से आई थी जस्ट, वो तो डायरेक्ट उन्होंने हमें ज्वाइन किया, इस वजह से मैडम शैला तो चली गई हैं। अगर आपने मैम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, हाँ जी, ये जरूर ये स्टोन क्रशिंग का जो है वो शैला बता देंगी आपको, उनके सेशन जब होगा तो वो बताएंगी, क्योंकि हमें ये थोड़े दिन पहले ही इन्होंने बताया। ये इनकी जो थी ये कमेटी तकरीबन साल डेढ़ पहले, जहां तक मुझे याद पड़ता है साल डेढ़ पहले ये गई थी, अपनी पूरी इनके साथ पूरी इनकी टीम थी, जो आपके एनवायरमेंटल साइंसेस डिपार्टमेंट से थी, और इन्होंने पूरा जाके वहां पे वो देखा था कि आया ये क्रशिंग मशीन जो है वो एनवायरमेंट को कैसे जो है वो उसके खतरात खतरात में शामिल हो रही हैं।
तो उसके बाद ही फिर ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैं हमें अभी ये इसी वीक में आया है ये फैसला, तो ये ज्यादा अच्छा तरीके से वो डिस्कस कर सकेंगी, आपको शाला बता सकेंगी। अच्छा जी, मैम अगर ये अच्छा ऐसा है कि जो भी क्वेश्चंस हैं लॉ से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड, आप बेशक ये जो है हमारे होस्ट फैजियाब को बता दें, वो मुझे जो है वो इनबॉक्स कर देंगे। मेरा अब यहाँ पे मसला ये हो रहा है कि मेरी बैटरी जो है वो बिल्कुल ड्रेन होने वाली है, मैं लैपटॉप से ऑनलाइन नहीं हो पाई क्योंकि मेरा माइक काम नहीं कर रहा था। अगर कोई और क्वेश्चन है तो मैं अभी 5 मिनट और तक भी मेरी ये मोबाइल चल जाएगी। अच्छा जी, मैडम ये क्वेश्चन है हुजैफा जावेद पूछना चाहते हैं क्वेश्चन। जी। प्लीज अनम्यूट हुजैफा। मैम मैम इट वाज रियली एन अमेजिंग सेशन एंड माय थैंक क्वेश्चन यू। इज कि हमारे पास इन्वायरमेंट के तमाम लॉज हैं, स्टूडेंट ऑफ मैम शाइला, और हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है इन्वायरमेंटल लॉ केपी और सिंध का पढ़ा है, बट द प्रॉब्लम इज विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज। हमारे पास वो लॉज हैं जो हम मतलब पूरे तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उन लॉज की इफेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे या स्टेक होल्डर्स हैं जो उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन में हायल हैं? देखें जी, बहुत प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने ये बहुत अच्छा पढ़ा होगा कि ये जो जितनी आपकी फैक्ट्रीज हैं, जितने आपके हॉस्पिटल्स हैं, ये सबसे ज्यादा ये जितनी भी ये आपकी इंडस्ट्री है, ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपकी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में। तो क्योंकि जाहिर है इनकी बैक बहुत मजबूत है, ये यही यही वो लोग हैं कि जो उसको इफेक्टिव नहीं होने देते। हमारे क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज जो हैं, या और भी जो भी ये हमारी इम्प्लीमेंट करती हैं इन्वायरमेंटल लॉज को, तो जाहिर है हम जैसे मुसलमान ही वहां पे बैठे हुए हैं, और वो बड़े आसानी से वो हुकूमत की जेब में के पैसा जाए तो क्यों ना मेरी अपनी जेब में चला जाए। तो जिस वक्त मेरी अपनी जेब में जाता है तो उस लॉ की इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है। जो जहां पे मैंने जैसे शाला ने बताया कि 70 मिलियन का फाइन करना होता है, मैं कहती हूँ 1 मिलियन मुझे दो, मैं तुम्हें जो है 10 लाख का फाइन कर दूंगी। तो वी आर दोज पर्सन्स के जो इसको इफेक्टिव नहीं होने देती। मैम आई थिंक काफ़ी है क्योंकि 1.5 आवर का सेशन हो चुका है, और थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप इतने कीमती वर्क में से अपना टाइम निकाला हमारे लिए, और मेरे लिए, और मेरे ख्याल से जो मेरे तरह के जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट मौजूद थे उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज लॉ, और तब से ही जब मैंने सुना कि वी विल स्टडी इन्वायरमेंटल लॉ इन आवर लास्ट और आई थिंक सेकंड लास्ट सेमी सेमेस्टर, तो मैं तब से ही एक्साइटेड था कि कब मैं लास्ट सेमेस्टर्स में जाऊंगा और जाके इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ूंगा। लेकिन आज आपने हमें इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में बताया, और मैं शुरू से आखिर तक ऐसे बैठा था, ऐसे चाय पी के कोई बैठा होता है। और आपने जो बात की हॉस्पिटल्स के बारे में, तो जो लोग पेशावर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि फेज़ 5 अगर आप चली जाएं, क्योंकि वो बहुत कमर्शियल एरिया है, तो शुक्र खानम की अगर आप चिमनी पे देखें ऊपर, तो मुसलसल वो धुआं एमिट कर रही होती है। तो ये यानी हम प्रैक्टिकल हम देख भी रहे हैं पेशावर में। और तो अभी 1.5 आवर्स हो चुके हैं, जो उससे क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं आप। फैजियाब हसन एडमिन में हूँ उस पेज का। जितने भी इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर दें, और जो स्लाइड्स हैं इंशाल्लाह पिछली सेशन की भी और इस सेशन की भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अटेंडेंस फॉर्म की आपने टेंशन नहीं लेनी, अटेंडेंस आप लोगों की सबकी लग चुकी है, जो हमारे साथ शुरू से लेकर आखिर तक थे उनकी अटेंडेंस लग चुकी है, और अटेंडेंस फॉर्म कोई भी नहीं है। आपको सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होने के लिए 6 out of 4 सेशंस लेने होंगे। वी आर डन विद 2 सेशंस। इंशाल्लाह आवर नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जिन्हें डॉक्टर सायरा खान होस्ट करेंगी। आप सबका कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया, स्पेशली मैम आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली बार कोशिश करेंगे कि दोबारा किसी इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक पे हम रखें, और दोबारा आपको ये हमें बल्कि ये साद आप नसीब करें कि आप उसे होस्ट करें। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। Okay, thank you participants. You can leave now. Allah Hafiz.